हे आहे BTV नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात चॅनल बी, प्रतिबिंब जनमनाचं. नमस्कार. संवाद प्रतिवाद या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. सुरुवातीला कोल्हापूरच्या तमाम जनतेला, बी न्यूजच्या असंख्य प्रेक्षकांना दीपावलीच्या मनापासून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. दिवाळीचे हे 4 दिवस कसे जातात कुणालाच कळत नाही, पण या निमित्तानं प्रत्येकानं जर एक संकल्प केला की मी माझं शारीरिक, मानसिक, वैचारिक आणि बौद्धिक आरोग्य जपण्यासाठी आणि त्याचबरोबर सामाजिक आरोग्य वाढवण्यासाठी, जोपासण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करेन, तर मला वाटतं ही दिवाळी खऱ्या अर्थानं सार्थकी लागेल. भारत हा खंडप्राय देश आहे. भारताची संस्कृती संपूर्ण जगामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अत्यंत पुरातन, प्राचीन अशी संस्कृती भारताला लाभलेली आहे. आपलं वैदिक शास्त्र असेल, आपलं अध्यात्म असेल किंवा आपली संस्कृती असेल, प्रत्येक बाबतीत भारत वैशिष्ट्यपूर्ण असा देश आहे. अध्यात्म म्हणजे नेमकं काय असतं, आपलं धर्मशास्त्र काय सांगतं, आपल्या रूढी परंपरा याच्या पाठीमागं शास्त्रीय बेस आहे का, अशा अनेक गोष्टींबद्दल नेहमीच बोललं जातं, चर्चा केली जाते, त्याच्याबद्दल लिहिलं जातं. खरं तर भारतीय संस्कृतीमधल्या अनेक घटनांबद्दल, गोष्टींबद्दल, सिद्धांतांबद्दल जगभरामध्ये संशोधन सुरू आहे. आणि अशा वेळेला आपल्या प्रत्येक भारतीयाला निश्चितच भारतीय संस्कृतीचा अभिमान वाटतो. भारतीय संस्कृतीनं काय सांगितलेलं आहे, जे प्रत्येक जाती धर्मानं सांगितलेलं आहे तेच भारतीय संस्कृती आहे. ते म्हणजे माणसानं माणसाशी माणसासारखं वागावं, निर्मळ मन असावं आणि समोरच्या माणसाबद्दल द्वेष किंवा त्याच्याबद्दलचा मत्सर बाजूला ठेवून माणसासारखी माणुसकी त्याच्याबरोबर दाखवावी. आणि या सगळ्यासाठी एक उत्तम सुदृढ मन असणं अतिशय आवश्यक असतं. असं सुदृढ मन घडवण्याचं काम करतंय आर्ट ऑफ लिव्हिंग. आणि आज आपण आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेबद्दल, त्याच्या कार्याबद्दल माहिती करून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे इंटरनॅशनल डायरेक्टर माननीय श्री दर्शक हाथी. त्यांचं स्वागत. आप सबको दीपावली और नववर्ष की शुभेच्छा. त्याचबरोबर आपल्यासोबत आज स्टुडिओमध्ये आहेत आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती प्रशिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या माननीय डिंपल गजवानी. त्यांचंही स्वागत आहे. नमस्कार. आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सुरुवातीला मी माननीय दर्शक हाथी यांच्याबद्दलची माहिती आपल्या सगळ्यांना देणार आहे. दर्शक हाथी हे सामाजिक, आध्यात्मिक, परिवर्तनवादी व्यक्तिमत्व आहेत आणि या देशामध्ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यांची जोपासना व्हावी, आर्थिकदृष्ट्या हा देश सक्षम व्हावा, स्वावलंबी व्हावा आणि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनावा, संवेदनशील राजकीय नेतृत्व या देशाला लाभावं, यासाठी दर्शक हाती प्रयत्नशील आहेत. ते स्वतः कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर मधील तज्ज्ञ आहेत. मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी पदवी घेतलेली आहे आणि 1997 मध्ये दर्शकजी आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवाराशी जोडले गेले आणि श्री श्री रविशंकरजी यांच्या कामाचा प्रभाव त्यांच्यावरती पडला आणि 1999 पासून दर्शकजींनी आपला बिझनेस बाजूला ठेवला आणि पूर्ण वेळ आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून लोककल्याण, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यांची जोपासना यासाठी त्यांनी वाहून घेतलेला आहे. 2001 पासून दर्शकजी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे इंटरनॅशनल डायरेक्टर आहेत आणि 2011 मध्ये दर्शकजी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या चळवळीमध्ये सक्रिय सहभागी होते. भ्रष्टाचार मुक्त भारत होण्यासाठी अण्णा हजारेंसोबत ते कार्यरत आहेत. वर्ल्ड विदाउट करप्शन या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या फाउंडेशनचेही ते व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत. आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून एक सजग समाज, एक अध्यात्मवादी समाज निर्माण करण्याबरोबरच हा देश हा भ्रष्टाचार मुक्त व्हावा यासाठी ते प्रयत्न करतायत, असे दर्शक हाथी. शुरुआतीला मला विचारायचं है दर्शक जी, आपको मुझे पूछना है कि आर्ट ऑफ लिविंग इस संस्था का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आप ही ने बता दिया, व्यक्ति के आध्यात्मिक परिवर्तन के द्वारा समाज का परिवर्तन. अच्छा. और वो एक सर्वांगीण हो जिसके अंदर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारी बातें जुड़ी हुई हो. अच्छा. पर इसका मूल व्यक्ति के अंदर है कि जब व्यक्ति अंदर से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तनाव से मुक्त रहता है,
और उसकी चेतना जब ऊपर उठती है, खिली खिली हुई चेतना होती है व्यक्ति की, तो एक खुश व्यक्ति जो है वो समाज को कुछ दे सकता है, दुखी व्यक्ति नहीं दे सकता। जी जी। तो सबसे पहले तो वो अपने तनाव से मुक्त हो, अपनी नकारात्मकता से दूर हो, और साथ साथ में जो है वो समाज के लिए कुछ करे। अच्छा, ये मुख्य उद्देश्य हमारा है, व्यक्ति के द्वारा समाज का परिवर्तन। अच्छा, लेकिन जिसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अगर बात देखते हो तो शरीर मन सबका एक ही जैसा है जी, और जिसके लिए कुछ जरूरत है उसको बदलने की जरूरत है। शरीर से हमें मजबूत रहना है, मन से हमें ज्यादा तनाव मुक्त रहना है, ये हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो। तो जब वो अपने एक अनुभव के रूप में आता है, हम बुद्धि के स्तर पे तो बहुत कुछ जानते हैं जी, जब वो अनुभव में आता है कि हाँ मैं आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है अंदर से, तब मैं वो अपना अच्छापन जो है वो समाज को देता हूँ। अच्छा, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं, भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, प्लस पॉइंट क्या है? व्हाट इज द असेट ऑफ आवर इंडिया? अध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान जो है। और इसीलिए आज आप देखोगे कि जब फर्स्ट सेंचुरी थी हमारी जी, तो इंडिया का जीडीपी जो था 25% था। आज अगर आप जीडीपी देखते हो तो 0.1% भी नहीं है जी। तो अध्यात्म, और उसके साथ मतलब अध्यात्म समाज के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, चाहे वो कारोबार का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। और लोग इतने संपन्न थे तब, आज पूरे विश्व से लोग हमारे वहां आए थे। और बिना कोई जगह हमने कोई आर्मी भेजी थी, ना कोई सिपाही भेजा था, पर हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान सभी जगह फैला था। और उस वक्त तो कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। अच्छा, तो वर्ड ऑफ माउथ से आज अगर हमारी ख्याति, अब सोने की चिड़िया जो थी वो कैसे थी, और उसके पीछे जो था हमारा ज्ञान था। डिंपल जी, आपण कोल्हापूरच्याच आहात जी. आणि आपण आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या शिक्षिका म्हणून काम करताय. जी. मुळात तुम्ही असं म्हणता की आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे काही कोर्स असतात, ते कोर्स जॉईन करा. नेमकं ते कोर्स काय असतात, त्या कोर्समध्ये कशा पद्धतीचं शिक्षण दिलं जातं? आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे हे जे शिबिर असतात, Okay. एक साधारण 6 दिवस असतात. त्याच्यामध्ये 3 तास आपण दररोज सकाळी किंवा संध्याकाळी भेटून त्याच्यामध्ये आपण प्राणायाम, योगा, सुदर्शन क्रिया ह्याचं जे क्रक्स म्हणता येईल किंवा ह्याचं जे कॉर्नर स्टोन आहे आर्ट ऑफ लिव्हिंग शिबिराचं, ते म्हणजे सुदर्शन क्रिया. ही सुदर्शन क्रिया जी आहे ही श्वसनावर आधारित आहे. एक श्वसन प्रक्रिया आहे. आता बघा, जेव्हा आपण आनंदी असतो, आपला श्वास कसा असतो, आपण खोल श्वास घेतो. अगदी आवडत्या ठिकाणी गेलो, गोव्याला गेलो, महाबळेश्वरला गेलो. आणि जेव्हा आपण उदास असतो, थोडे दुःखी असतो, श्वास असा एकदम शॅलो असतो. आणि जेव्हा आपण रागात असतो तर एकदम खोल श्वास घेतो. तर श्वासाचं आपल्या भावनांवर काहीतरी त्याचं एक अनुसंधान आहे, एक कनेक्शन आहे. तर त्या कनेक्शनवर आधारित ही सुदर्शन क्रिया बेस्ड आहे. त्याच्यामध्ये दैनंदिन जीवनात काय होतंय, जशा भावना बदलतात, श्वासाचा लय बदलतो. आता आपण श्वासाच्या लयाद्वारे आपल्या भावनांवर कसं नियंत्रण मिळवू शकतो, हे सुदर्शन क्रियेचं सार आहे. म्हणजे अध्यात्म आणि विज्ञान या दोन्हीचा त्यामध्ये मिलाफ आहे. 100% दोन्ही 100%. असं नाहीये की सुदर्शन क्रिया ही फक्त एक अध्यात्म, तर अध्यात्म हे पण मला सायन्सच वाटतं. जसं आपण शरीराचा अभ्यास करतो तसा आत्मेचा अध्ययन म्हणजेच अध्यात्म. अच्छा, ओके. दर्शन जी, आप इसका क्या डेफिनेशन करेंगे, व्हाट इज अध्यात्म? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अध्यात्म मीन्स कोई धार्मिक भावना है. तो अगर कोई धार्मिक शब्द प्रयोग होता है तो उसको फिर जात का कलर आता है. फिर तो अध्यात्म क्या होता है? मैं ये कहूंगा कि हर धर्म के अंदर कुछ बातें हैं जो सर्वसामान्य है, चाहे वो मानवता की बात हो, प्रेम की बात हो, भाईचारे की बात हो, जिसको कहते हैं मानवीय मूल्य. और उस मानवीय मूल्य को कैसे जीना और उसको कैसे ऊपर उठाना, ये आध्यात्म है. अच्छा, लिविंग द ह्यूमन वैल्यूज इन आवर लाइफ. Okay. आज अगर आप देखो, जो भी हम देख रहे कि दंगा फसाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आतंकवाद, इसकी वजह यह है कि ये हमारे मूल्य जो है ये कम होते जा रहे हैं. हर एक व्यक्ति जब वो मूल्य से जीता है, धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म हमें अलग रखता है, लेकिन जो मूल्य है वो हमें जोड़ता है. हर धर्म जो है भाईचारे की बात करता है, हर धर्म जो है प्यार की, मोहब्बत की बात करता है. तो फिर झगड़ा कहाँ है, भेदभाव कहाँ है? हर कोई, जब हमारा कोई भी नेता हो तो कहते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारे युवा. तो इस युवा वर्ग से आपकी क्या उम्मीद है? युवा अपनी अगली पीढ़ी से बहुत ज्यादा सीखे हैं.
जी, वो उन्होंने देखा कि भाई अगली पीढ़ी के अंदर ये हुआ कि इतना भ्रष्टाचार में वो लगे हुए हैं और लड़ाई झगड़े ये है, और एक जो मटेरियलिज्म इस देश के अंदर फैला, तो आज के युवा दोनों चीज को साथ में लेके जाना चाहते हैं। जो उनकी परंपरा में है हमारे, और जो तकनीक है वो तकनीक को भी अपना रहे हैं, साथ में अपनी परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं आपको लग रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति परंपरा के ऊपर उतना ही प्रेम करती है? बिल्कुल। आप देखो आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे साथ, चाहे शहर में हो गांव में, हर जगह युवा जुड़ रहे हैं। आप अच्छा। देखो 70 से 80% जो है, 70 से 80% हमारे साथ युवा है। आज देश के हर एक कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार चल रहा है, गांव के अंदर यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, और ये उनका सर्वांगीण विकास देता है। क्योंकि क्या है कि धर्म से अलग होकर जब आप उसको एक उनका एम्पावरमेंट करते हो, सशक्तिकरण करते हो अध्यात्म से, तो उसे लगता है कि अरे मैं जब बेहतर व्यक्ति हूं, तो चाहे मैं अच्छा डॉक्टर बनता हूं, चाहे मैं अच्छा इंजीनियर बनता हूं, मैं पॉलिटिशियन बनता हूं, पर जब मेरा अंदर का डेवलपमेंट होता है तो मैं हर क्षेत्र के अंदर सफल हो सकता हूं। और सफलता कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति सफल होना चाहता जी, है, जी। हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, हर व्यक्ती को ताकद चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ये अध्यात्म देती है। मला या मुद्द्यावर तुम्हाला दोघांना प्रश्न विचारायचा आहे की आता तुम्ही म्हटलं त्या पद्धतीनं अध्यात्माकडे नवीन पिढी जास्तीत जास्त आकर्षित होत चाललेली आहे, त्यांचा ओढा वाढत चाललेला आहे, पण त्याचं कारण असं आहे का की प्रचंड कॉम्पिटिशन वाढलेली आहे, स्पर्धा वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे अस्थिरता वाढलेली आहे, सतत नवीन नवीन ताणतणावाला सामोरं जावं लागते, त्याच्यातून कुठेतरी रिलीफ मिळावा म्हणून मग हे सगळं नवीन जनरेशन हे अशा अध्यात्माकडे वळत आहेत का? म्हणजे एकीकडे ही कॉम्पिटिशन प्रचंड वाढली आहे, त्याच्यातून म्हणजे जगण्याची लढाई इतकी तीव्र बनलेली आहे, अशा वेळेला कुठेतरी यातनं मोकळं व्हावं, बाहेर पडावं म्हणून ते अध्यात्माकडे येतात का? ये भी एक मुद्दा है। अब देखिए हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहां पे बच्चे सुसाइड करते हैं। जी, टिम्पल जी ने बताया कि जब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, अगर वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया है, डिप्रेशन में आ गया है, वही मुद्दा कि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की केसेस बढ़ती जा रही है। हाँ, तो उससे बाहर आने के लिए उसको कोई जरिया चाहिए, वरना फिर वो ड्रग्स, अल्कोहल या फिर टेररिज्म में या कोई भी क्राइम में चले जाते हैं। तो अध्यात्म क्या है, वो एक सहारा देता है उसको, उसके अंदर की शक्ति को जब वो पहचानता है तब वो लगता है कि अरे मैं इतना ताकतवर हूं, मैं इस बातों से कैसे प्रभावी होता हूं। अच्छा, तो वो आत्मविश्वास जो जगाता है वो अध्यात्म है। तो लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ये संस्था है, समूह है या जीवन प्रणाली है? आप क्या मानते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग मैं समझता हूँ जीवन प्रणाली है। ये हमारी सनातन जो पहले से एक चली आ रही परंपरा, अब योग या प्राणायाम विज्ञान जो है जी, ये तो कोई नया नहीं है, तो कई सालों से है हमारा, पर उसको एक आधुनिक दृष्टिकोण देना। जी, अब आप कहोगे कि भाई गंगा जो है पुरानी है या नहीं है? गंगा पुरानी है लेकिन पानी नया है। जी, तो इसी तरह से होता है कि जब ज्ञान तो पुराना है पर उसको समझ एक नई देनी पड़ती है, ताकि वो हमारे आधुनिक जीवन में हम उसका उपयोग कर सके। वरना हमें लगता है कि भी हाँ ये कोई पुरानी कोई चीजें है, अंधश्रद्धा की बात है, इसको हम नहीं समझते और उसको हम निष्कासित कर देते हैं। अच्छा, तो उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब समझाया जाता है, आई वुड से इट इज अ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। वाह, क्या बात है. डिंपल जी, मला सांगा आर्ट ऑफ लिव्हिंगचं कार्यक्षेत्र किंवा व्याप्ती कुठपर्यंत गेली आहे? आत्ता आपलं जे काम सुरू आहे ते 151 देशामध्ये सुरू आहे. बापरे. आणि त्यातून जरी तुम्ही अगदी गावापर्यंत जरी गेला तर छोट्या छोट्या गावापर्यंत, अगदी तुम्ही आज कुठलंही गाव घ्या, वडिंगे घ्या, कागल घ्या, कोल्हापूरच्या प्रत्येक, हे मी फक्त कोल्हापूरचं सांगते, असं आपण 151 देशामध्ये हे कार्य सुरू आहेत. आपले सेंटर्स आहेत, 7,000च्या वर आपले आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे सेंटर आहेत, जिथं फक्त आम्ही सुदर्शन क्रिया हा कोर्स फक्त घेऊन, कोर्स केल्यावरती एक मनाची शांती मिळते, एक ऊर्जा मिळते, पण ह्या ऊर्जेचं कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी चॅनलाइज होण्यासाठी आपण अनेक सेवा कार्य हातात घेतलेले आहेत. ओके, त्या मुद्द्याकडे मिळणार आहे, पण मला सांगा तुमचा जो कोर्स असतो तो किती दिवसांचा असतो आणि तो कोर्स केल्यानंतर त्याला पुन्हा नवीन काही कोर्स करण्याची आवश्यकता असते की त्या कोर्सने जे शिकलेलं आहे ते त्यांना पुढे फक्त कंटिन्यू करायचं असतं? आता ह्याच्यामध्ये लहान मुलांचं पण अगदी असतं, 8 वर्षापासून 13 वर्षापर्यंत असतं 8 एक्सेल कोर्स, 13 ते 17 पर्यंत येस कोर्स असतो, कारण प्रत्येक वयाची एक जी समस्या आहेत त्या वेगळ्या असतात आणि मानसिकता पण वेगळी असते. आणखी 18 वर्षापासून आपला आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा हा भाग एक शिबिर किंवा स्पेशली स्टुडंट्ससाठी आपला एक येस प्लस, जसं
भैया म्हणाले युथ एम्पॉवरमेंट अँड स्किल्स म्हणून एक कोर्स आहे ज्याच्यामध्ये युवकांचे जे त्यांच्या त्या वयाचे जे काही समस्या आहेत किंवा प्रश्न असतील त्याच्यासाठी ते गुरुजींनी स्पेशली डिझाईन केलेला कोर्स आहे. पण हा कोर्स जो असतो हा दैनंदिन किती तासांचा असतो? आता हा कोर्स म्हणजे 6 दिवसापासून असतो किंवा कधी 3 दिवसाचा पण शिबिर असतो, 4 दिवसांचा. आता त्याच्यामध्ये 3 दिवस फुल टाइम असतो नाही, फक्त सकाळी 3 तास असते. ओके, म्हणजे रोजची कामं व्यवसाय सांभाळून अगदी 100%. आपल्या दैनंदिन जीवनातून मी तर म्हणते प्रत्येकाने हे 6 दिवस 3 तास आपल्या जीवनातले काढून हा सुंदर अनुभव घ्यावा. कारण श्वास प्रत्येक जण घेतं, पण श्वासाची घेण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यावरती फक्त आपलं शरीर नाही तर मन आणि किती गोष्टी त्याच्याशी निगडीत आहेत हे जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकाने हे 6 दिवस आपल्या जीवनातले 18 तास तरी काढावेच. आपको ये जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो पूरा एक संस्था है या समूह है या जैसे जीवन प्रणाली है, इसके ऊपर आप आकर्षित क्यों हो गए? यानी आप तो एक खुद अपना बिजनेस चलाते थे, आप मुंबई यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर है, अच्छे घर के आप नौजवान थे, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सब छोड़ के मुझे फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग का काम सबसे पहले तो व्यक्तिगत अनुभव, जैसे आपने बताया कि मैं अपने एक व्यवसाय में था और व्यवसाय के तनाव से थोड़ा सा उसमें घिरा हुआ था. जब ताण तणावाचा अनुभव तुम्ही पण घेतलेला का, हाँ वो तो हर जगह होता ही है. तो जब पहली बार ये शिविर करने से मुझे व्यक्तिगत तौर पे इतना बेहतर लगा कि मतलब एक मेरी एक चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, मन की क्लैरिटी इतनी अच्छी आ गई, डिसीजन मेकिंग पावर जो था वो मेरा डेवलप हो गया कि वो बहुत विवरिंग होता था कि ये करे वो करो, डाउट्स इतने आते हैं, तो बहुत क्लैरिटी आ गई और एक आत्मविश्वास अंदर से आया कि कोई भी डिसीजन होता है, कुछ भी होता है, मैं लेता हूँ और उसके ऊपर पूरा मैं अपना कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. तो उससे मेरे बिजनेस में शुरू में बहुत सक्सेस मिलने लगा मुझे. अच्छा, कि मैं एक डिसीजन लेता था और उसके साथ पूरा जाता था और मेरे खुद के वाइब्रेशन इतने पॉजिटिव हो गए, तो मैं जहां पे भी जाता था मुझे वो रिप्लाई भी बहुत पॉजिटिव मिलता था. तो मैंने देखा कि ये मुझे इतना सक्सेसफुल बना रहा है और साथ साथ में मुझे कितना आनंद आ रहा था अंदर से, हर बात की खुशी. ऐसा लगता था कि छोटी छोटी बात में खुशी है, पर हम क्या है कि हमेशा खुशी की कोई एक सीमा बना के, एक धारणा बना के जीते हैं कि ऐसा कुछ होने पर हमारी खुशी आती है. पर ऐसे लगा कि रोज के जीवन में भी बहुत खुशियां हैं. तो जब खुश रहने लगते हैं, शांत रहने लगते हैं, आत्मविश्वास से भरते हैं, ऐसा लगता है कि अरे इतना अगर परिवर्तन मेरे अंदर हो सकता है तो क्यों ना हम ये दूसरों के साथ इसको बांटे, क्यों ना दूसरों को दें हम. तो इसका फिर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है 1 महीने का पूरा, दो इसमें पार्ट में. उसके करने के बाद शुरू में तो मैं व्यवसाय भी कर रहा था और प्रशिक्षण भी दे रहा था. उसके बाद ऐसे लगा कि क्यों ना जीवन इसके अंदर समर्पित करे और इसमें बहुत विशाल है ये. तो फिर 98 से फिर मैं इसमें फुल टाइम आ गया और आज करीब 25 देशों के अंदर मैं जा चुका हूँ. विश्व में कई जगह पे ये कार्यक्रम करवाए अलग अलग विभिन्न लोगों के साथ. किस तरह के कार्यक्रम होते हैं आपके? यानी लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, सुदर्शन क्रिया के बारे में? सुदर्शन क्रिया के बारे में भी करता हूँ मैं, लेक्चर्स भी देता हूँ मैं. कई जगह पे मेरे आप लेक्चर बोलते हैं या प्रवचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रवचन नहीं देते, इसमें बहुत जैसे आपका संवाद प्रतिवाद है उसी तरह से हमारा भी होता है जी. कि लोगों के भी कई सवाल होते हैं तो वो सवाल पूछते हैं और हम जवाब देते हैं. तो कई बार हमें कॉलेज में इनवाइट करते हैं, कंपनीज में इनवाइट करते हैं, अलग अलग संगठनों के अंदर बुलाया जाता है और हम वहाँ पे ये क्या बात है, जैसे आज हमारी चर्चा हो रही है वैसे ही वहाँ पे भी चर्चा होती है. बहुत अच्छा. और बस इस विषय और बहुत सारा इंटर रिलीजियस वर्क मैंने किया. जब मैं वहाँ यूरोप में था तो यूएन के कई कार्यक्रम में मैं रिप्रेजेंट कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. तो इंटर रिलीजियस डायलॉग, अच्छा, कि हम धर्म के बीच में किस तरह से एक भाईचारा और बढ़ाए, इसके पर काफी कार्यक्रम मैंने किए. आपको क्या लगता है कि भारत की जो हालांकि स्थिति है, ये स्थिति धर्मनिरपेक्ष की ओर बढ़ती जा रही है या धर्म के नाम पर राजनीति बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, धर्म के नाम पे राजनीति बढ़ रही है. तो ऐसे हालात में आर्ट ऑफ लिविंग के आपकी जो धारणा है, आप जो लोगों को सिखाते हैं, वो ज्यादा और बढ़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हम कहते हैं कि 2 बात, एक तो आध्यात्म और दूसरा देश प्रेम. जी. हर एक व्यक्ति जब ये समझ लेगा कि सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, ये जाति धर्म संप्रदाय सब एक तरफ रख लें. देखिए, हमें अच्छा डॉक्टर चाहिए तो हम ये नहीं ढूंढते कि हम चाहते कि सबसे बढ़िया डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो जी, उसको हम पसंद करते हैं.
कोई अच्छा हमें लॉयर चाहिए तो हम कहते हैं कि सबसे बढ़िया लॉयर हो, जी पर जब राजनेता की पसंद आती है तो क्यों हम जाति देखते हैं, क्या क्यों हम धर्म देखते हैं? तो वो सच में आज आप देखो कि एक ग्राम प्रधान से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक जाति और धर्म के आधार पर अगर तय किया जाता है कि वो व्यक्ति वहां पे बैठेगा नहीं बैठेगा, तो कहां पे धर्मनिरपेक्षता रही? बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें ये समझता है कि सबसे पहले जरूरी है कि एक देश प्रेम जगना चाहिए लोगों के अंदर। अजूनही खूप काही मुद्दे आहेत. एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा यांनी मांडला की आपण जर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणत असू तर मग आपण आपल्या नेत्यांना निवडत असताना सुद्धा मग त्यावेळेला जाती धर्माची गणित का मांडतो. आणि दुसरा त्याच्यापूर्वीचा मुद्दा तो तर माझ्या अतिशय महत्वाचा आहे की जेव्हा या अध्यात्माच्या ताकदीमुळे मनामधली निर्मळता अधिक वाढली, निर्णय क्षमता अधिक प्रगल्भ झाली, त्यावेळेला जो व्यवसाय अधिक यशस्वी होत होता तो यशस्वी व्यवसाय बाजूला ठेवून याच गोष्टीमध्ये उतरणं हे येरागबाळ्याचं काम नव्हे. भल्या भल्यांना हा मोह सुटत नाही, परंतु आपल्याला या क्षेत्रामध्येच काम करायचंय आणि हा मला मिळालेला आनंद आणखी लोकांना पण मिळावा या दृष्टीनं काम करणं हे खूप अवघड असतं. संवाद प्रतिवाद मध्ये घेऊया छोटासा ब्रेक, त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण आणखीन चर्चा करूया, आणखीन काही प्रश्न विचारूया. प्रतिष्ठेचं रेडी पोझिशन घर आणि आता अविश्वसनीय दर. पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स रौप्य महोत्सवी वर्षात देत आहे 11 भाग्यवंतांसाठी खास ऑफर. नियोजित वंडर 11 मधील 7व्या मजल्यापर्यंतचे फ्लॅट रेडी आणि संधी थोडी. भाग्यवान ग्राहकांना मिळेल भाग्यशाली ऑफर. वॅट, सर्व्हिस टॅक्स आणि अन्य कोणतेही चार्जेस नाहीत. या प्रत्यक्ष पहा, बुकिंग करा आणि लगेच राहायला या. नागाळा पार्कातील वंडर 11 मध्ये 7 मजल्यापर्यंतच्या मोजक्याच फ्लॅटसाठी ही ऑफर, तीही मर्यादित कालावधीसाठी. अधिक माहितीसाठी संपर्क पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, नागाळा पार्क, कोल्हापूर. फोन 268-8303. स्टाईल, फॅशन, कम्फर्ट, फील, ब्लू मॅन. पुरुषांचे व्यक्तिमत्व खुलवणारे, रुबाबदार बनवणारे प्युअर कॉटनचे, प्लेन, चेक्स आणि लाइनिंगचे एकापेक्षा एक आकर्षक शर्ट्स. ब्लू मॅन 100% एक्सपोर्ट होणारे दर्जेदार इटालियन फॅब्रिक, मजबूत स्टिचिंग, परफेक्ट फिटिंग. यामुळेच ब्लू मॅन शर्ट्स बनतात तुमच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख. ब्लू मॅन शर्ट्सचे फॅक्टरी आउटलेट असलेले राजारामपुरी 3ऱ्या गल्लीतील श्री महावीर गारमेंट्स सादर करत आहे ब्रँड प्रमोशन ऑफर. 1 शर्ट खरेदीवर 1 शर्ट फ्री मिळवा, 2 शर्ट खरेदीवर 3 शर्ट फ्री मिळवा आणि 3 शर्ट खरेदीवर तब्बल 5 शर्ट मिळतील फ्री. अशी संधी नेहमी येत नाही. आजच राजारामपुरी 3ऱ्या गल्लीतील महावीर गारमेंट्सच्या शोरूमला किंवा पुणे बेंगलोर हायवे उजळाईवाडी येथील ब्लू मॅन फॅक्टरीला भेट द्या. ब्लू मॅन, द नेम फॉर ट्रस्ट, क्वालिटी, स्टाईल अँड एलिगन्स. कोल्हापुरात आल्यावर आधी दर्शन श्री महालक्ष्मीचं आणि मग वळायचं अर्थातच अन्नपूर्णाकडं. महालक्ष्मी मंदिरापासून अगदी 2च पावलावर असलेलं हॉटेल अन्नपूर्णा. हॉटेल अन्नपूर्णा, जिथं शुद्ध, सात्विक आणि स्वादिष्ट साऊथ इंडियन अल्पोपहार अगदी सकाळी 7 वाजल्यापासून तर मिळतोच. शिवाय भोजनासाठी पंजाबी डिशेस सह अप्रतिम महाराष्ट्रीयन थाळी सुद्धा. प्रसन्न इंटिरियर सह प्रशस्त एसी डायनिंग हॉल, स्वच्छता आणि टापटीप नजरेत भरणारी, विनम्र सेवा देणारा स्टाफ आणि तृप्त करणारे शाकाहारी स्नॅक्स आणि भोजन. अन्नपूर्णा म्हणजे पोटपूजा करण्याचे सर्वोत्कृष्ट दालन. मित्रपरिवारासह शुद्ध शाकाहारी जेवणाचा आनंद लुटण्यासाठी हॉटेल अन्नपूर्णा. कोल्हापुरात आल्यावर श्री महालक्ष्मीचं दर्शन घ्यावं, जवळच्याच हॉटेल अन्नपूर्णाला भेट देऊन तृप्त व्हावं. हॉटेल अन्नपूर्णा, भवानी मंडप जवळ, अजब पुस्तकालया शेजारी, भाऊसिंगी रोड, कोल्हापूर. प्रतिष्ठेचं रेडी पोझिशन घर आणि आता अविश्वसनीय दर. पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स रौप्य महोत्सवी वर्षात देत आहे 11 भाग्यवंतांसाठी खास ऑफर. नियोजित वंडर 11 मधील 7व्या मजल्यापर्यंतचे फ्लॅट रेडी आणि संधी थोडी. भाग्यवान ग्राहकांना मिळेल भाग्यशाली ऑफर. वॅट, सर्व्हिस टॅक्स आणि अन्य कोणतेही चार्जेस नाहीत. या प्रत्यक्ष पहा, बुकिंग करा आणि लगेच राहायला या. नागाळा पार्कातील वंडर 11 मध्ये 7 मजल्यापर्यंतच्या मोजक्याच फ्लॅटसाठी ही ऑफर, तीही मर्यादित कालावधीसाठी. अधिक माहितीसाठी संपर्क पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, नागाळा पार्क, कोल्हापूर. फोन 268-8303.
ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. संवाद प्रतिवाद मध्ये आज आपण बोलत आहोत आर्ट ऑफ लिव्हिंग ही संस्था नेमकं काय काम करते, कशा पद्धतीनं काम करते, उद्दिष्ट काय आहे. डिंपलजी, मी तुम्हाला विचारणार आहे, अतिशय बाळबोध प्रश्न आहे पण अनेकांच्या मनातला प्रश्न आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते परमपूज्य श्री श्री रविशंकरजी, त्यांना श्री श्री असं 2 वेळा श्री का आहे? कारण 108 वेळा लावता येत नाही म्हणून. तसं नाहीये, पण एक आई विल रिक्वेस्ट कई लोगों ने मुझे पूछा कि इसके पीछे कुछ शास्त्र है क्या? नहीं, शास्त्र कुछ नहीं है. 1982 में जब उन्होंने ये शुरू किया था आर्ट ऑफ लिविंग, तो पहले तो उसको पंडित रविशंकर जी कहते थे. अच्छा. तो हमारे जो सितार वादक थे जी, उन्होंने ये कहा कि भाई पंडित तो हमारा टाइटल है जी. तो फिर श्री रविशंकर, तो अब श्री रविशंकर भी उन्हीं का टाइटल होता है जी. तो फिर गुरुजी कहा कि भाई ठीक है, श्री श्री रविशंकर हम कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा. तो आप पंडित रविशंकर, आप श्री रविशंकर, नहीं, तुम श्री श्री रविशंकर. अच्छा, इस तरह से उसको ये पहले नाम- से, हाँ, इस तरह से ये ओके. बात आ गई. मुझे पूछना है दर्शक जी आपसे कि आप जिस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग का काम करते हैं उसी तरह आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में भी आप सक्रिय जी. हैं. अब इस हालात में ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या काम कर रही है? जब ये शुरुआत हुई थी, मैं अन्ना जी के कोर टीम में फाउंडर मेंबर था जी. और अन्ना जी के साथ ही 3 दिन तिहाड़ जेल में उन्हीं के साथ मुझे भी अरेस्ट करा गया था. पर उसके बाद जब अन्ना जी ने पूरी टीम डिसॉल्व कर दी तो उसके बाद तो अभी उस जगह पे कुछ और नहीं हो रहा है. पर अन्ना जी फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं और अभी हमने एक नया कार्यक्रम जो शुरू किया है, वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया. जैसे मैंने कहा था कि लोगों के अंदर एक देशभक्ति जगे, वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया. अच्छा, और वो क्या कंसेप्ट है वो? वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया ये है कि हर एक व्यक्ति अपना थोड़ा सा वक्त देश के लिए दे. कोई भी अच्छा ऐसा क्रिएटिव काम हो, कंस्ट्रक्टिव काम हो, उसके अंदर अपना योगदान दे. वो आपने लिखा है कि 1 आवर फॉर द नेशन. 1 आवर फॉर द नेशन. और अभी वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया एक बहुत ही बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन ले रहा है, वो है वोटर रजिस्ट्रेशन का. अच्छा. और आप जानते होंगे कि इस बार करीब 12 मतदार करोड़ नोंदणी अभियान जिला मतदार नोंदणी, तो 12 करोड़ लोग जो है वो पहली बार रजिस्टर्ड होने हैं उनको. अच्छा. अच्छा. और उसमें से 10 करोड़ लोग जो है वो रजिस्टर्ड हुए नहीं है. और करीब 10 करोड़ बोगस वोटर है. माय गॉड. तो ये ऑथेंटिक डाटा है? हाँ जी, हमारे पास ये पूरे देश का डाटा है हमारे पास यहाँ पे. तो अब ये वॉलंटियर रहे हैं 10 करोड़ बोगस वोटर है. बोगस वोटर है अच्छा. देश के अंदर. तो अब ये वॉलंटियर्स जो है ये जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स है करीब 300-400 जगह पे जा रहे हैं. और बहुत ही एक सिंपल प्रक्रिया है. यहाँ पे भी जब ये नवरात्रि का कार्यक्रम हमने बूथ लगाया, बहुत सिंपल प्रक्रिया से हम लोगों का मतदान नोंदणी करते हैं और वो सब सारे फॉर्म्स बल्क में कलेक्ट करके हम इलेक्शन कमीशन को देते हैं. और ये भी साथ में नोट करते हैं कि भाई कहाँ पे कोई उसका बोगस वोटिंग है या जो डिलीशन करना है. तो ये काम पूरा आज 4 महीने देश के अंदर चलने वाला है और उसमें करीब 5 लाख से ज्यादा लोग, कार्यकर्ता जो है इसमें काम करने वाले हैं. पण इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंट ज्या पद्धतीनं प्रचंड गाजली त्याला लोकांनी खूप भरभरून प्रतिसाद दिला, पण भारतामधलं करप्शन हा मुद्दा संपेल असा आशावाद ठेवायचा की वस्तुस्थिती तशी होईल याच्याबद्दल खात्री बाळगायची? देखिए, जनलोकपाल आने के पहले भी इतने सारे नेता हमारे जेल में तो गए जी. तो कानून तो है हमारे पास, बिल्कुल. कानून का पालन नहीं होता है. लोगों को अंदर से ये आने एक तय करना पड़ेगा कि भाई मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है. और इसमें भी अध्यात्म जुड़ा हुआ है. आप देखो, भ्रष्टाचार हम किससे करते हैं? लांच रिश्वत किससे लेते हैं? जिसको अपना नहीं समझते. जी. हमारे भाई बहन से, माँ बाप से तो हम नहीं लेते. बिल्कुल सही. तो जहां अपनापन खत्म हो गया वहां भ्रष्टाचार करते हैं. और अध्यात्म ये है जो अपनापन बढ़ाता है, क्या बात. एक दूसरे से बढ़ाता है. मुझे लगता है अध्यात्म की बहुत बड़ी डेफिनेशन आपने कर दी. बहुत बड़ी है जी. है ना, कि एक अपनापन के भी ये मेरे गांव का है, ये मेरे शहर का है, मेरे देश का व्यक्ति है. अब उससे मैं कैसे भ्रष्टाचार करूं? और एक मानवता जब जगती है तो आप उस चीज को, यानी व्यक्ति के अंदर से भी ये तय करना पड़ता है. वरना कानून तो आप रोज बनाते रहोगे, रोज नए कानून बनते रहेंगे, पर कानून से वो बात रुकने वाले नहीं. व्यक्ति के परिवर्तन से फिर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा रुक सकता है. लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से भी आप ये भावना लोगों के मन में. बिल्कुल. और आप देखिए बहुत सारे ऐसे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये अलग मूवमेंट है और आर्ट ऑफ लिविंग ये अलग है. लेकिन आपने तो अभी जिस तरह से बताया कि दोनों का बेस एक है कि अच्छा समाज हमें
निर्माण करना है। तो आर्ट ऑफ लिविंग कभी भी आज तक पॉलिटिकल विंग में कभी भी कोई काम नहीं करता, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लोगों के मन में ऐसी आशंका निर्माण हुई थी कि अब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या, तो ये बाइफर्केशन आप कैसे करते हैं? अन्ना जी तो पहले से कह रहे थे और हम भी उसीलिए उसके साथ जुड़े थे कि भी ये एक सामाजिक आंदोलन है और उसके लिए हम, और जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जहां इतने लोग इस देश में पीड़ित हो, तो हमें तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ती तो है। अरविंद केजरीवाल की भूमिका से आप सहमत है या नहीं? वो अपना एक व्यक्तिगत मत था। अब उनको एक ये है कि कुछ राजनीतिक पार्टी बना के जाना है तो व्यक्तिगत, पर मैं समझता हूं आज की तारीख में हमें अच्छे नेता की जरूरत है पार्टी से ज्यादा। हर कोई कहता है कि अच्छे नेता की जरूरत है, तो फिर अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते? आप जैसे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते? या फिर अच्छे नेता बनने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग, मैं कहूं आर्ट ऑफ लिविंग में जो हम कह रहे थे कि युवा यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, और गांव के युवा जब ये प्रशिक्षण लेते हैं और फिर 1-2 साल 3 साल वहां गांव में काम करते हैं, लोग उनको चुन के ग्राम प्रधान पंचायत स्तर पे रख देते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे वो मिनिस्टर तक पहुंचे हुए, एमएलए तक पहुंचे हुए। अच्छा, तो अच्छे लोगों का क्या है कि अच्छे लोग सक्रिय नहीं है। सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है। अगर आप सक्रिय, आज नेता क्या है कि नेता लोगों से जुड़ा हुआ है जी, चाहे जैसा भी काम करता हो। अब वो जुड़ाव हो, लोगों को लगे कि भाई ये कोई व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा, तब वो उस पर भरोसा करते हैं। वरना कई बार ये होता है कि बहुत अच्छी डिग्री लेके लोग आते हैं और उनको लोग चुनते नहीं है, क्योंकि लोगों का काम नहीं करता है। लोग चाहते कि भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो हमारा काम करे, हमारी आवाज को सुने, उसको ऊपर तक ले जाए। तो वो विश्वास हमें लोगों में जगाना पड़ता है, तब लोगों को साथ में लेना पड़ता है, तब जाकर वो बात बनती है। तो मैं उस तरह के व्यक्ति को कहूंगा कि भी एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति हो, जिसकी सोच रखते हो, जिसके अंदर एक डायनामिज्म हो, लोगों को जोड़ने की कला हो, वो व्यक्ति जो है वो देश को अच्छा शासन दे सकता है। और जो सभी के लिए काम करे, कोई एक जाति धर्म संप्रदाय के लिए काम ना करे। हमें लगता है कि सब, और हमारे लिए हमारे पास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि कमी नहीं है हमारे पास। हमें ये जरूरी नहीं है कि भाई हाँ इसको इतना दे या उसको, हम सभी के लिए पूरा दे सकते हैं। इस देश में सब कुछ है, लेकिन वो जो बांटने की एक पद्धति हो गई ना, जिससे देश टूट रहा है। तो अभी हमें नेता ऐसा चाहिए जो जोड़ने की बात करता हो, तोड़ने की बात ना करता हो। जैसे कि आपने कहा हमारे देश का बलस्थान यानी हमारा एसेट क्या है, वैसे आपको हमारे देश की कमजोरी क्या लगती है? कमजोरी में मैं कहूंगा कि किसी एक बात से कमजोरी नहीं है। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी कमजोरी है ही हमारी, और साथ में ये जो एक जाति धर्म की जो एक बात फैल गई देश के अंदर, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। और जाति धर्म के आधार पर राजनीति, जाति धर्म के आगे राजनीति है, ये बात दूर करनी पड़ेगी। और कहीं पे भी अभी भी अगर वो छूत अछूत की बात है, ऐसा कुछ है, वो सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा हमें। अच्छा, इस चीज को कि मानवता को, अध्यात्म को हम अगर पहला रखते हैं, देश को अगर हम पहला रखते हैं, तब ये सारी बातें गौण हो जाती है। मुझे ये बताइए कि कई लोग ऐसे हैं कि जो अध्यात्म या भक्ति मार्ग का नाम लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, या फिर ऐसा वर्तन करते हैं कि ये पूरा अध्यात्म और जो हमारा भक्ति मार्ग है वही बदनाम हो जाता है। कोई बापू होता है, कोई महाराज होता है। मैं किसके लिए बोल रहा हूं आपको शायद मालूम होगा, लेकिन आसाराम बापू की जो प्रतिमा बन गई है, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों से भक्ति मार्ग या अध्यात्म का पूरा क्षेत्र बदनाम होता है? बिल्कुल। देखो, ये तो कोई नई बात नहीं है। रावण भी एक संत का वेश लेके आया था और सीता को उठा के ले गया था। तो उस वक्त से ये था कि धर्म के नाम पे छलना ये तो चलता ही है। पर इससे क्या है कि आज एक कोई डॉक्टर है, कोई एक डॉक्टर अगर कुछ गलत करता है, हमने देखा है कई बार डॉक्टर किडनी बेच देते, डॉक्टर एक, उससे वो पूरा प्रोफेशन तो खराब नहीं है। अच्छा, एक लॉयर अगर कुछ गलत काम करता है, उससे हम पूरे प्रोफेशन को तो खराब नहीं करते। तो अगर कोई एक धर्मगुरु धर्म के नाम पर लोगों को छलता है, तो उसके लिए धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी धर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए। अब वो व्यक्ति गलत है, और हम तो ये कहेंगे कि अगर सच में वो धर्मगुरु है तो अपने पे दुगनी सजा ले। अच्छा, हमारे वहां सजा के पहले प्रायश्चित होता है। सजा दूसरा देता है, प्रायश्चित खुद को लेना पड़ता है। सही है। तो ये खुद पे लेना है कि अगर हमने गलती की है, और हमारे वहां क्या है, लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा है। अगर हम उस स्तर पे, उस स्थान पे रहते हुए अगर हम कहते हैं कि भी हाँ हमसे कोई गलती हो गई है, हम ये प्रायश्चित करते, लोग हमें माफ करते हैं। अच्छा,
डिंपलजी मला सांगा, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा कोर्स किंवा शिबिर जॉईन करायचा असेल तर तो कोणत्याही जाती धर्माचा व्यक्ती, स्त्री पुरुष करू शकतात? अगदी. तुमची जी काही त्या शिबिरामधली शिकवण असेल ती त्याच्या धार्मिक आचरणाच्या कुठेही आड येत नाही? अजिबात नाही. ते एका व्यक्तीच्या, मनुष्याच्या इनर सोलला ज्याला आपण म्हणू त्याला हात जाणार आहे ते. आत्मिक शक्ती, आत्मबल, प्रत्येकामध्ये आत्मबल असतंय. पण काय होतंय, ताणतणाव असले किंवा काही अशा परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये निर्माण होतात ज्याच्यामुळे आपलं आत्मबल कमी होतं. तर ह्याच्यामध्ये जे काही आपण प्रक्रिया शिकतो, योग, ध्यान किंवा जे काही चांगले त्याच्यामध्ये विचार आपल्या मनामध्ये घडवतात, त्याच्यामुळे एक आत्मिक बल येते. म्हणजे तुमच्या त्या शिबिरामध्ये कुठल्याही विशिष्ट देवाची पूजा करा असं सांगितलं जात नाही? नाही, नाही. अच्छा, ओके. असं म्हणतात की मीच देव आहे आणि आधी मनाची, आपली स्वतःची पूजा करायला पाहिजे. बर, ओके ओके. मला अनेक सांगा की या सगळ्या कोर्सेससाठी किंवा शिबिरांसाठी तुम्ही काही शुल्क आकारता, काही फीज घेता. हो. या सगळ्या फीज मधनं जे काही पैसे, जी काही रक्कम गोळा होते त्याचा विनियोग नेमका कुठल्या कारणासाठी केला जातो? आपले बरेच सेवा प्रकल्प आहेत. त्याच्यामध्ये अगदी सांगायचे झाले तर आता आपण लातूरमध्ये नद्यांचं पुनर्भरण केलंय, जल जागृती अभियान म्हणून आहे. तर त्याच्यामध्ये तिथल्या गावकऱ्यांनी थोडे पैसे दिले, आर्ट ऑफ लिव्हिंग कडून थोडी मदत घेऊन आपण असं नद्यांचं पुनर्भरण, एक लातूर हे उदाहरण झालं. आदिवासी मुलांना शिक्षण देणं, स्त्रियांना आत्मनिर्भर करणं, तसेच प्रकारचे प्रकल्प आता आपण कोल्हापूरमध्ये सुरू करत आहोत. वेगवेगळ्या लोकांना आम्ही भेटून आता एक आमचं सध्या एक जो प्रोजेक्ट सुरू आहे त्याच्यामध्ये आपण जे कॉर्पोरेशनचे कर्मचारी आहेत, तर व्हॉलेंटियर फॉर बेटर इंडियाच्या अंतर्गत आम्ही काय करतो, आठवड्यातून एक कुठलाही भाग घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांची मदत करून स्वच्छता करतो. तर त्याच्यामध्ये काही छोटे मोठे खर्च असतात किंवा आपले त्यासाठी लागणारी साधनं असतील, त्याच्यासाठी ती पण तुम्ही देता? हो, अगदी. आता आम्ही जे आमच्यासारखे जे फुल टाइम आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये आहेत, आम्ही सगळे अगदी सेवाभावाने तिथे आहे. आमचं काही असं त्याच्यामध्ये सॅलरी नसतं, पण थोडंफार जे काही स्टायपेंड असतं, आपल्या प्रत्येकाचे बेसिक खर्च असतात. पण त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या संस्थेचा प्रत्येक जो रुपया आहे तो अगदी चांगल्या कामासाठी उपयुक्त जातं. मला असं वाटतं की हे शिबिर केल्यावर आपल्याला दुहेरी फायदे आहेत. एक तरी आपल्याला साधना मिळते, सुदर्शन क्रिया, आणि दुसरं आपण जे त्याच्यामध्ये दान करतो त्याच्याने कुणाचं तरी, कितीतरी मुलांचं, स्त्रियांचं जीवन सवरून जातं ह्याच्यामुळे. दर्शकजी, व्हॉलेंटियर फॉर अ बेटर इंडिया याची कन्सेप्ट तुम्ही सांगितली, परंतु आता समजा कोल्हापुरातील आमच्या काही तरुण मित्रांना त्याच्यासाठी जर जॉईन व्हायचं असेल तो त्यांनी कोणाशी संपर्क साधला पाहिजे, किसको कांटेक्ट करना चाहिए? यहाँ पे डिम्पल जी है और इनकी पूरी कमेटी बनी हुई है. यानी ये वॉलेंटियर फॉर बेटर इंडिया ये कंसेप्ट जो है ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ही आप अच्छा ओके यानी इज अ पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. इसको लास्ट फरवरी में रामलीला मैदान से ही श्री रविशंकर जी ने इसका लॉन्चिंग किया था. अच्छा. और उस वक्त पूरे भारत से करीब 1 लाख से ज्यादा युवा आए थे और सभी संस्था के लोग थे, यूएन के लोग आए थे वहां पे, और सबने इस बात को समर्थन दिया था कि ये एक सोच की आज जरूरत है कि देश के लिए हम कुछ करें. अच्छा. लेकिन वॉलेंटियर फॉर बेटर इंडिया के लिए ज्वाइन करने के लिए आयु की कोई मर्यादा नहीं? कोई नहीं, कोई मर्यादा नहीं. अच्छा, कोई भी लोग, सभी लोग कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है. बस ये है कि सब इकट्ठे हो जाते. अब जैसे बॉम्बे में हम कहूंगा कि बॉम्बे में एक बहुत सुंदर काम हुआ. आज बॉम्बे में देखो कि प्लास्टिक बैन हुआ है जी, ये वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया की वजह से. अच्छा. बारिश के पहले करीब 6 महीने पहले इन्होंने ये शुरू किया. जगह जगह पे जाके लोगों से बात की, सोसाइटी में बात की, जो सारे स्ट्रीट होकर्स है उससे बात की, और उनको कहा कि भाई लोगों को बोलो कि भाई ये प्लास्टिक की थैली बंद करना है. और एक बहुत बड़ी मूवमेंट पूरे बॉम्बे के अंदर इसको उठाई गई. और उसके बाद जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसको एक लेटर दिया गया कि इसको बैन करा जाए, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको बैन करा. अब ये किसने किया? आम जनता ने मिलकर किया. अच्छा. तो जो आम आदमी का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो आम आदमी इस तरह से जब कुछ करता है वही वॉलंटियरिज्म हो गया. तुमचा स्वतःचा ओघ कोणीकडे असतो, आर्ट ऑफ लिव्हिंग की इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, का दोन्ही पॅरलल काम करतात? नहीं, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ही था. अच्छा, ओके. हाँ, ओके. एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं उसकी कोर कमेटी में था. और आप देखो जगह जगह पे लोग जो रास्ते पे आए, रेफरेंडम करवाया गया, तो उसमें सारे हमारे कार्यकर्ता थे.
सभी जगह पे। हमारे दर्शकों के लिए आप प्लीज ये बता दीजिए कि सुदर्शन क्रिया क्या है। ये तो मैं अभी नहीं पूछूंगा क्योंकि वो बहुत उसकी प्रोसेस बड़ी होगी, लेकिन हर एक के जीवन में ताण तनाव तो आते ही है, दुख का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे कोई टिप्स आप दे सकते हैं क्या कि ऐसे कोई तनाव से रिलीफ में पाने के लिए कोई भी आदमी डेली अगर कोई ऐसे एक्सरसाइज करे तो बेहतर जीना उसको मिल सके? बिल्कुल, अपने तनाव, जो तनाव मुक्त जीवन है, तनावपूर्ण जीवन, उसमें आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। मैं कहूँगा कि एक 5 मिनट 10 मिनट बैठकर अपने साथ, हाँ, एक अलग दृष्टिकोण उसमें आता है कि भाई मैं हूँ कौन, क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या करना चाहता हूँ और क्या हो रहा है मेरे शरीर के अंदर, मन के अंदर इस वक्त, कैसे इस तनाव को मैं शांत रख सकता हूँ। थोड़ा सा उस वक्त कुछ गहरी सांस ले ली, कुछ प्रकृति के साथ आप रहते हो तो क्या होता है कि जो एक मन हमेशा एक जगह पे भागते रहता है, उससे वो पूरा, उसका एक बदलाव आता है। तो मन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जैसे मन की स्थिति को बदल देते हैं वैसे हम देखेंगे कि बाहर भी उस तरह की स्थिति निर्माण होती है। अगर हम तनाव से भरे हुए हैं, हम देखेंगे हमारे आसपास पूरा माहौल तनावपूर्ण होता है। पर कोई एक व्यक्ति जो है बिल्कुल शांत है, कहीं पे भी जाता है वो अपने शांतिपूर्ण वातावरण वहां पे पैदा करता है, उसके वाइब्रेशंस पूरे उस तरह से होते हैं। तो इसके लिए क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ी ध्यान की प्रक्रिया सीखे, योग करें उस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है कि वो शरीर और मन में धीरे धीरे फर्क आता है। उससे हमारा तो परिवर्तन होता है, हमारे आपसी संबंधों में बहुत बड़ा। आज आप देखो कि भारत के अंदर 10 में से, मुझे तो कोई किसी ने फिगर बताया कि 6 से 7 जो है डाइवोर्स होते हैं। तो आपसी संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है जी। ये भी है हमारा, आध्यात्म से हम दूर कर सकते हैं कि जब अपनी एक समझ आती है तो हम दूसरों को भी समझ पाते हैं, उस व्यक्ति की तकलीफ, उसकी भावना को भी समझ पाते हैं, तब वो एक अलग हमारा संबंध उसके साथ जुड़ता है। क्या बात है। मला वाटतं अध्यात्माची अतिशय सुंदर व्याख्या सांगितलेली आहे। अध्यात्माचं महत्व काय, त्याचा उपयोग किती होतो हे पण त्यांनी सांगितलेलं आहे। काय होतं, आपण सगळेच जण डॉक्टरांकडे जातो आणि शरीराच्या आरोग्यासाठी औषधं घेतो, पण मनाच्या आरोग्यासाठी, विचारांच्या आरोग्यासाठी आपण फारसे कधी प्रयत्न करत नाही। आणि जर आपण मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक आणि शारीरिक अशा 4ही स्तरावरती जर आरोग्य जपण्याचा प्रयत्न केला तर खऱ्या अर्थानं निरोगी समाज तयार होईल। इसी को स्वास्थ्य भी कहा है WHO ने। जी जी जी। सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असा असतो की आपण बऱ्याचदा गोष्टी जे काही करत असतो ना, त्याच्याबद्दल हे सगळं का आणि कशासाठी आणि कुठपर्यंत आपण हे सगळं नेणार आहोत याचा कधी विचारच करत नसतो। सध्या दिवाळीचे दिवस आहेत, सगळीकडे आपण दिवे लावतोय, दीपोत्सव म्हणतो आपण। मला वाटतं या दिवाळीच्या निमित्तानं हे जे काही अज्ञानाचे किंवा ज्याला आपण म्हणू दुःखाचे, दारिद्र्याचे, हे सगळे जे काही मळभ आहे, हे सगळा जो काही अंधार आहे, हा अंधार आपण दूर करण्यासाठी आपण स्वतःचा शोध घेतला आणि स्वतःसाठी थोडा जरी वेळ काढला तर खऱ्या अर्थानं आपण निरोगी आयुष्य जगू आणि आनंद उपभोगू। आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे हे सहकारी आले, याच्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो, शुभेच्छा देतो, आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि येणारं नवीन वर्ष आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या मार्गदर्शनाखाली एका वेगळ्या दृष्टीनं आपलं बहरावं अशा शुभेच्छा देऊन थांबतो। पुढच्या सोमवारी पाहायला विसरू नका आणखीन एका विषयावरील चर्चा, संवाद, प्रतिवाद मध्ये। हे आहे BTV नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात चॅनल B, प्रतिबिंब जनमनाचं।